तो बच्चों, आपके 12th के टॉपर्स बैच में जब भी आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू होगी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगी, हाउ इज द चार्ज। ठीक है, एंड जब भी मैं कहूं हाउ इज द चार्ज, आपको क्या बोलना है? फुल मैम, फुल। ठीक है, चार्ज खत्म नहीं होना चाहिए, स्टे चार्ज्ड अप, है ना। हम चार्ज के सफर पे चले थे, सफर पे चलते चलते हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, छोटे बड़े सारे देखे, सीबीएसई बोर्ड के, नीट के सारे देखे। ठीक है, कूलम्स फोर्स, बेटा जहां फोर्स आता है बाय डिफॉल्ट वहां एक चीज होती है। कौन सी चीज होती है बताओ? जहां फोर्स आता है बाय डिफॉल्ट वहां एक चीज होती है। कौन सी चीज होती है? क्या होता है? फील्ड होता है ना। क्लास 11th में फिजिक्स पार्ट 1 में जो आपका आखिरी चैप्टर था, जहां पे आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो आप हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ते थे। क्लास 11th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या पढ़ा था? फील्ड। फोर्स वहीं लगेगा जहां फील्ड होगी, जहां फील्ड नहीं होगी वहां फोर्स नहीं लगेगा। तो बच्चों, आज का जो आपका लेक्चर है फिर से बेहद खास, दीवाने खास लेक्चर है। ठीक है, तो फिजिक्स के आज के लेक्चर में आप क्या करेंगे? आज के लेक्चर में आप करेंगे डिस्कशन। किसके साथ? ऑफ कोर्स मेरे साथ। ठीक है, किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, इसके आगे आने वाली जो आपकी फिजिक्स की दुनिया होने वाली है टॉपर्स की बैच की, ठीक है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाप टॉपिक है। मैं क्यों बोल रही हूँ बाप टॉपिक है? क्योंकि जैसे ही आप फील्ड पढ़ते हो पता चलता है भाई सारी दुनिया फील्ड के इर्द गिर्द घूम रही है, पोटेंशियल फील्ड से जुड़ा है, पूरा का पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट दौड़ेगा वहीं दौड़ेगा जहां फील्ड होगी वहीं पोटेंशियल होगा। ठीक है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझोगे, मैग्नेटिक फील्ड समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज में कहूं इस दुनिया का चार्ज कौन लगता है, फिर चार्ज अगर दादाजी है तो फील्ड बापू है। ठीक है, अच्छा, अब फील्ड के बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ये थोड़ी कहानी हो गई, मतलब घरेलू सी कहानी हो गई। फील्ड के बारे में अपन डिस्कशन शुरू करेंगे, उसके पहले आपके दिमाग में जो भी चीजें आती हैं भर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना। आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे मैं फील्ड बोलूं तो आपको फील्ड को सुनकर समझकर आपके दिमाग में क्या क्या आता है? कुछ ख्याल आते हैं फील्ड को समझकर? फील्ड शब्द से आप क्या समझते हो? एक होता है फुटबॉल फील्ड, है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फुटबॉल फील्ड? कि इस दायरे में अपन को फुटबॉल खेलना है, इस बाउंड्री के अंदर अपन को फुटबॉल खेलना है ना। क्रिकेट फील्ड, इस बाउंड्री के अंदर अपन को क्रिकेट खेलनी है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो लेना है सब ले लो, यहाँ भी छक्का वहाँ छक्के मारो, फील्ड के बाहर चले जाए तो अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको एक एरिया दे दिया जाता है, फील्ड रिलेटेड किससे? किसी गिवन एरिया से, है ना, एंड प्ले अंडर दैट एरिया। यही आप फील्ड समझते हो। जैसे मान लो कि एक अच्छा बहुत हट्टा खट्टा आदमी है, उसका नाम अपन खली रख देते हैं। ठीक है, और एक बहुत दुबला पुतला आदमी है, ये अपना खली हो गया। ठीक है, और ये अपना बली हो गया। ठीक है, तो ये खली था और ये बली था। खली का एक एरिया होगा, क्या उस एरिया में वो बली को आने के लिए अलाउ करेगा? साइज देखकर क्या लगता है दोनों का? साइज देखकर ये लगता है कि बली का आना खली के एरिया में जरा मुश्किल होने वाला है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम बाहर से बली को धक्का मार सकते हैं ताकि बली बेचारा किसी एक जगह पर आके रह पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा भयंकर सा एरिया आपको लग रहा है। तो ये जो मैंने आपको छुटपुट सी कहानी बताई है, ये दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। खली को आप मान लो एक ऐसा चार्ज जो अपनी पोजीशन पर टिका हुआ है, अपनी पोजीशन वो नहीं बदल रहा, और बली को एक ऐसा चार्ज मान लो कि जैसे ही आप उसको किसी पॉइंट पे लाकर रख देते हो इस खली चार्ज के सामने, तो ये इसको धक्का मार के फेंक देगा, ये दूर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको कहीं बहुत दूर किसी जगह से जहां पे कोई दूसरा तीसरा चार्ज नहीं था, वहां से इस चार्ज को यहां लाके रखना होगा,
तो आपने कोई ना कोई बाहर से बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, तब ये चार्ज यहां लाके आप रख पाए होगे, ठीक है, और तब आपने इन दोनों चार्जेस का सिस्टम बनाया होगा। पर सवाल ये है कि इस चार्ज ने इसको धक्का क्यों मारा? कूलम्स फोर्स की वजह से। पर कूलम्स फोर्स लगाया क्यों लगाया? तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी आइसोलेटेड चार्ज हो, ध्यान समझना बच्चों, कोई भी आइसोलेटेड चार्ज हो, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ स्पेस में, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ स्पेस में कुछ इनविजिबल है, जहां पे जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आता है वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। तो ये जो इनविजिबल सी चीज है इसके चारों तरफ, जहां पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस डिस्कशन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। टॉपिक बड़ा है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, टॉपिक वैल्यूएबल है दोनों ही तरफ से, सीबीएसई और नीट की तरफ से, दोनों ही तरफ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कशन यहीं लिमिट करेंगे। फील्ड बेसिकली चार्ज के चारों तरफ एक एरिया है और वहां पे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो चलो डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को फटाफट। लिखना शुरू कर दिया जाए, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ region. It can be defined as a region around any charge, It is basically any region around any charge which exerts or in which electrostatic force can be experienced, by any other charge, अब बार बार हम यहाँ पे दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे दो चार्जेस की बात कर रहे हैं। एक वो जो फोर्स लगा रहा है। कायदे से अगर दो चार्जेस आसपास रखे हैं बेटा, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना। ये तो नहीं है कि ये बैठा हुआ है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, लगा दोनों रहे हैं। पर अपन ने क्या करा, जब अपन ने फील्ड को पढ़ा तो एक को अपन ने रोक लिया, तू रुक, तू इधर ही बैठ, और दूसरे को अपन ला के देख रहे हैं, मतलब मजे में अपन एक को रोक के बैठे, दूसरे को लाए रख के छोड़ दिया। तो या तो वो अट्रैक्ट हो रहा है या वो रिपेल हो रहा है। क्या ये जो बैठा हुआ है इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा? क्या लगेगा, लेकिन हमने इसको रोक लिया, ठीक है। तो जब हम फील्ड की स्टडी करते हैं, देखो जिसके फील्ड की स्टडी हो रही है उसको अपन ने रोक लिया। तो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज, बार बार सुनने को मिलेगा, बारंबार आपको सुनने को मिलेगा, और एक होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। इट कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन अराउंड चार्ज। भैया जिस चार्ज के आसपास के रीजन की बात हो रही है ये अपना सोर्स चार्ज है, ठीक है। विच एक्सर्ट्स और इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। तो जो दूसरा चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है, जिसका रीजन है वो सोर्स चार्ज है, और जिसके रीजन में दूसरा घुस रहा है वो टेस्ट चार्ज है। कायदे से सोर्स चार्ज जो है अपना होता है, ठीक है। सोर्स चार्ज को अपन क्या मान के चलते हैं? सोर्स चार्ज को हम एक ऐसा चार्ज मानकर चलते हैं जिसकी पोजीशन फिक्स है। ज्यादातर जो आप प्रॉब्लम्स करोगे, मोस्ट ऑफ द जो भी प्रॉब्लम्स आप करने वाले हो, ठीक है, उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स सोर्स चार्ज के ऊपर लेकर नहीं चलोगे, एक्सटर्नल फोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर लेकर चलोगे। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में सोर्स चार्ज वो चार्ज है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है,
जिसके द्वारा लगाए हुए फोर्स को आप स्टडी करोगे, ठीक है। सोर्स चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स, तो क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है भैया? इसके ऊपर भी लग रहा है, पर अपन ने इसको रेस्ट पे मान लिया, इसको रोक लिया, और ये क्या फोर्स लगा रहा है उसकी स्टडी करी जाएगी, टू बी स्टडीड। नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं। हाइपोथेटिकली ये बड़ा क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड है। किसी को पता था क्या? किसी को पता था क्या कि इसका एरिया है? किसी को नहीं पता था। फिर क्या हुआ? एक चार्ज है जो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। फिजिक्स की लैंग्वेज में इंफिनिटी का क्या मतलब होता है? फिजिक्स की लैंग्वेज में इंफिनिटी का मतलब ये है कि ये चार्ज किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पहले इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जहां भी ये था वहां इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। इसको अपन ने बोला टेस्ट चार्ज, इसको अपन ने बोला टेस्ट चार्ज। इस तरीके से डिफाइन करने से कॉन्सेप्ट समझ जल्दी आ जाता है, ताकि जब आप रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है। सो ये हमारा टेस्ट चार्ज है, कहाँ रखा है? इंफिनिटी में, ठीक है। सो प्लेस्ड एट अ लोकेशन, placed at a location where it is not experiencing any electrostatic force, any electrostatic force। ये कायदे से हमारे इंफिनिटी का मतलब है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस चार्ज को इंफिनिटी से लाकर मुझे पॉइंट पी पर रखना है, और पॉइंट पी की इस सोर्स चार्ज से जो दूरी है बेटा, इस सोर्स चार्ज से पॉइंट पी की जो दूरी है उस दूरी को मैंने बोला आर। तो इंफिनिटी से हम क्या कर रहे हैं? वी आर मूविंग, ठीक है। छोटा वाला क्यू बोले तो टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, इंफिनिटी से पॉइंट पी पे इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। इंफिनिटी से पी पॉइंट पे इसको मूव कर रहे हैं सच दैट, मान लो जो क्यू पॉइंट है, जो चार्ज क्यू है, क्यू मान लो कि ये ओ पॉइंट पे रखा था, ये पॉइंट क्या है? ओ। सच दैट OP इज इक्वल्स टू आर, OP इक्वल्स टू आर। अब जाहिर सी बात यह है कि P पॉइंट पे अगर मैंने चार्ज Q को लाकर रखा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है। किस दिशा में? बाई कन्वेंशन, कन्वेंशनली हम अक्सर टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। बाई कन्वेंशन जो हमारा सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज है उसको पॉजिटिव लेकर चला जाता है। सोर्स चार्ज तो फिर भी नेगेटिव हो सकता है, आप ज्यादातर केसेस में टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव लेकर चलते हो, यूनिट पॉजिटिव। अब इन टर्म्स का क्या मतलब है वो समझाते जाती हूँ। टेस्ट चार्ज को क्या लेकर चलते हो? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हो इसको, ठीक है। इसका क्या मतलब है इसको समझ लो। हाँ तो बेटा अब देखो, मान लो कि 2Q चार्ज होता, 100Q चार्ज होता, 2000 कूलम। भैया चार्ज का कोई फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है क्या? कुछ भी चार्ज आप ले सकते हो, कुछ भी चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाकर रख दो, तो क्या सारे चार्जेस सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? नहीं। सारे चार्जेस, जब आप एक चार्ज Q लेकर आ रहे हो, ठीक है, क्या आपने उसको यहां तक लाने में जितनी मेहनत करी उतनी ही मेहनत आपने 2Q चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाने में करी क्या? उतनी ही मेहनत आपने 100Q चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाने में, मेहनत अलग अलग हो गई है ना। तो एक स्टैंडर्ड, भाई हमको स्टडी करना था फील्ड किसकी? फील्ड इसकी, सोर्स चार्ज की फील्ड किसी पॉइंट पे कितनी है, हमें इसकी फील्ड को ये पता करना है कि भैया इस पॉइंट पे इसकी फील्ड इतनी है, इस पॉइंट पे इसकी फील्ड इतनी है। तो अगर हम यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को बदलते जाएंगे
कैसे पता चलेगा किसी पॉइंट पे इसकी क्या फील्ड है? तो टेस्ट चार्ज को अपन को फिक्स करना पड़ेगा. टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज वी विल हैव टू फिक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. तो वो जो फिक्स मैग्नीट्यूड है, कन्वेंशनली वो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? यूनिट पॉजिटिव. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव. अब देखो आप निकाल क्या रहे हो? आपने बोला फील्ड क्या है. ध्यान सुनना फिर से, मैंने डिफाइन कैसे करा था? इट कैन बी डिफाइंड एज रीजन. फील्ड क्या है? फील्ड है रीजन. बताओ रीजन कोई स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है क्या? क्या रीजन, अगर मैं बोलूं ये कोई रीजन है, क्षेत्र है, तो क्या ये कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी हुई? नहीं. फील्ड आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, फील्ड क्या कर सकते हो? डिस्क्राइब कर सकते हो कि भैया ये कोई क्षेत्र है रीजन, पर कोई वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई. तो अगर मैंने बोला कि ये जो अपना सोर्स चार्ज था, बड़ा पावरफुल चार्ज था, इसकी इतनी मतलब इतना ज्यादा फील्ड ये इस पॉइंट पे लगा रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड को आप मेजर कर रहे हो. तो मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बात आई समझ? क्या बोला जाता है? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है. फिर से सुनो, तो अपने पास कन्वेंशनली एक पॉजिटिव चार्ज था जिसको हमने किसी पोजीशन O पर फिक्स कर दिया, इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज. फिर हम इंफिनिटी से कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे थे और किसी एक लोकेशन P पर लाकर हमने इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा सच दैट डिस्टेंस OP इज R. तो ये बताओ कि P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है. ठीक है, कैसे पता चलेगा? समझना बात को. फिर से स्टेप 1 हम ला रहे थे Q चार्ज को. ठीक है, Q चार्ज को. स्टेप 2 हम ला रहे थे 2Q चार्ज को इंफिनिटी से. स्टेप 3 हम ला रहे थे 3Q चार्ज को इंफिनिटी से. एक बार हमने Q को P पे रखा, एक बार हमने 2Q को P पे रखा, एक बार हमने 3Q को P पर रखा. मुझे बताते चलो, ये सोर्स चार्ज तो अपना फिक्स है. अपन ने लिखा कि जो कूलम्स फोर्स, ठीक है, इन 3 केसेस में लगना चाहिए, F1, F2, F3. 3 केसेस में जो कूलम्स फोर्स लगना चाहिए भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. ठीक है, कैपिटल Q R स्क्वायर. ठीक है, फिर K कैपिटल Q 2Q R स्क्वायर. ठीक है, फिर K कैपिटल Q बाई ये R स्क्वायर 3Q. जरा इन तीनों इक्वेशन में बताओ कि फिक्स पैरामीटर क्या है और वेरिएबल पैरामीटर क्या है. इन तीनों इक्वेशन को देखो तो KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर तीनों में फिक्स है. करेक्ट है, तीनों में फिक्स है. जैसे जैसे आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे, मैंने पहले Q लाया तो Q पे लगने वाला धक्का कम होगा ज्यादा होगा, 2Q पे लगने वाला धक्का कम होगा ज्यादा होगा. देखो देखते जाओ. अगर मैंने F1 को लिखा X, F1 को लिखा, ये वैल्यू को X लिख दिया, समझ आ रहा है? ये वैल्यू को X लिख दिया, तो ये वैल्यू क्या बन गई? 2X. ये वैल्यू क्या बन गई? 3X. समझ आ रहा है? जैसे जैसे हम इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, है ना, इसके मैग्नीट्यूड में जो चेंज हो रहा है, क्या वही चेंज फोर्स में हो रहा है? हाँ, है ना. तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज is directly proportional to the magnitude of the test charge. बोले तो
F प्रोपोर्शनल टू Q का मैग्नीट्यूड, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन बेटा यहाँ पे हटा के इक्वल टू साइन लगा के यहाँ पे एक वेक्टर कांस्टेंट लगाया जाता है, और ये जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इस इक्वेशन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। फिर से F इज इक्वल्स टू ई क्यू। इस इक्वेशन में E क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आप E को क्या लिख सकते हो? F अपॉन Q। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बोलो जोर से, या फिर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक क्षेत्र है, क्षेत्र, एरिया। क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है अपने पास, है ना। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्ट। लेकिन अक्सर अब बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल बोल के थक जाओगे, है ना। इसीलिए कॉमनली बता दूं मैं आपको, कॉमनली इनकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। हम बोल देते हैं क्योंकि हमको चाहिए काम आसान होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ड्यू टू अ चार्ज, एक रीजन है। क्या फिजिकल क्वांटिटी है? एक्चुअली नहीं, डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझा सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? बेसिकली अगर आप किसी सोर्स चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज पास लाते जा रहे हो, तो वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एट अ गिवन पॉइंट, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन इसको हम कॉमनली आम बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। चलो जरा डिफाइन करो अब फटाफट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट in the vicinity of a source charge. इन दी विसिनिटी ऑफ अ सोर्स चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज की सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? इज दी फोर्स, और कौन से फोर्स की बात हो रही है? रुको, इज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड per unit positive test charge at that point, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, अब इसके बारे में मोटा मोटी 2-3 पॉइंट जो आपको जानना बेहद 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 जरूरी है। पहली पॉइंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इसका लिखा जाता है बच्चा पार्टी, वो ऐसे लिखा जाता है, लिमिट Q टेंड्स टू जीरो F बाई Q। ठीक है, पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है। इसी को आप आमतौर पे लिख देते हो E इज इक्वल्स टू F बाई Q। दूसरा, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे आपको वेक्टर लगाना है। जाहिर सी बात है, Q चार्ज क्या है? स्केलर है। F फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन के बारे में जिक्र ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जिक्र तो हम करेंगे, पर पहले ये जो आपको दिख रहा है लिमिट q टेंड्स टू 0 f बाई क्यू, ये क्यों होता है, पहले इसके ऊपर जिक्र किया जाए, है ना, पहले इसके ऊपर जिक्र किया जाए। तो हम ये क्यों लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक है वहां पे आपको मिलेगा लिमिट q टेंड्स टू 0 वेक्टर f बाय q। बेटा ये जो लिमिट q टेंड्स टू 0 है, ये एक तरीके का नोशन है कि जब आप सोर्स चार्ज, ठीक है, और टेस्ट चार्ज लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो टेस्ट चार्ज, एक तो ये इस तरीके से समझ सकते हो कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से इतना कम है, इतना कम है, ठीक है, जैसे अर्थ है अपनी, अर्थ और अर्थ के सामने मून। तो आप पूछो भैया ये जो मून है ये अर्थ पे गिर काहे नहीं जाती, काहे नहीं गिर जाती, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल पूछ, या अर्थ मून पे काहे नहीं गिर जाता, ऐसा सवाल पूछ लो, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या मान के चल रहे हो कि अगर ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के ऊपर एक्सेलरेशन लगा भी रहा है तो वो इतना 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 कम है कि ऑलमोस्ट इनविजिबल है, या ये कह लो कायदे से सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जा रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है वो टेस्ट चार्ज पे हो रहा है, और जो इफेक्ट अपन को स्टडी करना है वो टेस्ट चार्ज पे स्टडी करना है। तो उस नोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, ठीक है। पर आपको खाली फॉर्मूले से मतलब है, तो आपको ये याद रखना है कि फील्ड स्ट्रेंथ, यानी अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए यहाँ पे, तो ये आप वेक्टर f का मैग्नीट्यूड बाई q ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म की बात करी जाए तो ये मैग्नीट्यूड का सिंबल यहाँ से हटा दो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात पक्की है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं भैया बता दो ऐसा यूनिट बता दो, बहुत मुश्किल है क्या निकालना है ऐसा यूनिट? ऊपर न्यूटन बैठा है और नीचे कूलम बैठा है, तो न्यूटन ऊपर है नीचे कूलम है, तो क्या हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। आगे चलकर आप एक और फॉर्मूला पढ़ोगे इसका चैप्टर 2 में, तो वहां पे आप एक और चीज देखने वाले हो, वोल्ट पर मीटर भी होती है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, अभी नहीं, थोड़ा सा आगे जो अगला चैप्टर सेकंड चैप्टर आएगा वहां पे आप वोल्ट पर मीटर भी जानोगे, ठीक है। वोल्ट अभी पढ़ा है नहीं, पोटेंशियल अभी पढ़ा है नहीं, तो याद रखने के लिए न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट, क्योंकि इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस जो होते हैं कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को आपको या तो इस यूनिट में दे देंगे या इस यूनिट में दे देंगे, तो पहचानना आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज और दोनों के बीच की दूरी को r बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, मतलब ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, फिलहाल जो अपन बात कर रहे हैं इस पे लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा q बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, f फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ जब आप f की वैल्यू रखते हो k q छोटा q बाय आर स्क्वायर और नीचे छोटा q है ही, तो छोटा q क्या होगा, छोटा q कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज कितना आ गया, इज इक्वल्स टू k q बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। सवाल सुनो भैया, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है यहाँ रखा है, बताओ भैया 0.5 मीटर पे, 0.5 मीटर पे यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी बताओ। तो क्या करोगे, और ये एयर की बात हो रही है, एयर में रखा हुआ है, सीधे सीधे के क्यू बाय आर स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 की पावर -6 हो गया 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 0.5, लो डेसिमल हटाओ, यहाँ पे एक 10 आ गया, ठीक है। ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो कितना हो गया ये हो गया 36 इंटू
9 - 6 3 10 की पावर 3। यूनिट बोलो, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो बेटा ये फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दो। इसके अलावा क्या क्या सवाल आ सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का वेरिएशन आर के साथ बताओ, का वेरिएशन आर के साथ बताओ। तो E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखा था। अब इसमें दो तरीकों से वेरिएशन आ जाता है, पहले भी मैंने कूलम्स फोर्स के अंडर भी बताया था और यहां भी। एक होता है E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे अगर मैंने बोला E वर्सेस आर स्क्वायर बनाओ, तो कैसे बनाओगे? और एक बोल सकते हैं E वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर बनाओ, मतलब y एक्सिस के ऊपर E रख दो और x एक्सिस के ऊपर 1 बाय आर स्क्वायर रख दो। तो बेटा इस इक्वेशन में मान लो कि लेट 1 बाय आर स्क्वायर x के बराबर है, तो क्या बन गया इक्वेशन? E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स। अब ये x से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, वो k टाइम्स क्यू के बराबर होगा, k टाइम्स क्यू के बराबर होगा। अब सुनो सवाल, मैंने बोला आपको ग्राफ दे दिया, ये लो, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये E है, ये 1 बाई आर स्क्वायर है, ठीक है, दे दिया। क्या यहां से आप बता सकते हो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? बता सकते हो क्या? तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा जी कुछ भी कर सकते हो फिर तो। अब अगर E वर्सेस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बेसिक न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए, और किस तरीके का ग्राफ बन सकता है वो बताया। इसके अलावा स्टैंडर्ड यूनिट, किस स्टैंडर्ड यूनिट में इसको मेजर करेंगे, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, अभी काम आने वाली है, ठीक है, अभी तुरंत के तुरंत काम आएंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली चीज है, फिर से देखो, K क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वैल्यू क्या है? 9 × 10 की पावर 9 है। किस में? इन वैक्यूम में ये वैल्यू है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इन मीडियम की बात करूं, इन एनी मीडियम, ठीक है, तो मीडियम में आप E अगर लिखो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो कैसे लिखोगे? K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। याद है एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू कैपिटल K। क्या बोलते हैं इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोला जाता है, ठीक है। ये एक मीडियम में दो चार्ज रखें, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, मीडियम कोशिश करेगी कि कैसे इस फोर्स को कम किया जाए, ठीक है। तो मीडियम की ये प्रॉपर्टी टू अपोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर, या ये कह लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस, वो परमिटिविटी से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू ये लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन R आ जाएगा, ठीक है, Q बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर यही वैक्यूम की बात होती, तो आप E को क्या लिखते? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, तब आप ये लिखते ये होता आपका किसमें? वैक्यूम में। तो भैया बताओ, E इन वैक्यूम बाय E इन अगर मीडियम की बात करी जाए तो कैसे लिखा जा सकता है इसको? E इन वैक्यूम, यहां नीचे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। E इन मीडियम, ये तो भैया बाद की बात है, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, पहले आप यहाँ पे क्या लिखते? एप्सिलॉन m लिखते, तो यहाँ पे क्या आ जाता? एप्सिलॉन m आ जाता, ठीक है। और फिर इस एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते? एप्सिलॉन r, या फिर जो कैपिटल K। तभी तो हम यहाँ से लिखते हैं एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट,
यहां से बनता है ये फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसा सेम हम पढ़ चुके हैं कहां पे, कूलम्स फोर्स पे, ठीक है, कूलम्स फोर्स पे। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए, यहां पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नॉट फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आज आपने पढ़ा है ये वीवीआईपी फॉर्मूला है, वीवीआईपी फॉर्मूला है। काफी बार आपको ये इक्वेशन देखने को मिलने वाली है, काफी बार आपको ये इक्वेशन, बहुत बार आप इस इक्वेशन को जब चैप्टर 2 पढ़ोगे तब भी इक्वेशन आ जाएगी। कैपेसिटर एक टॉपिक है, वहां पे जब आप पढ़ते हो तब फिर से आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, ये रिलेशन वहां पे आपको यूज करने पड़ते हैं। तो बेटा ये जो आपने अभी एक्सप्रेशन पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, रिलेटिव परमिटिविटी का, ये एक्सप्रेशन आपको बार बार सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगा। आप जब चैप्टर्स बोलना चाहिए था मुझे, जब आप चैप्टर 2 पढ़ोगे वहां पे आप कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ोगे कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दो चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में उस स्लैब को डाला जाता है, बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये रिलेशन बेहद काम का है, याद रखना, हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी होती है ये भी जान लिया। सब नोट कर रहे हो कि नहीं, लिखते जा रहे हो कि नहीं, मस्कुलर मेमोरी होती है कुछ, ठीक है, तो लिखते जाना, ठीक है, लिखते जाना सारा, क्योंकि अब जैसे ही हम कोई टॉपिक करते हैं क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, तो अब जितना लिखोगे फॉर्मूला उतना ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, लास्ट में रोना धोना नहीं पड़ेगा, अरे यार मैम फॉर्मूला चार्ट बता दो, ये बता दो, वो बता दो, ठीक है। तो अपनी तरफ से प्रिपरेशन तगड़ी रहनी है, ठीक है। किसी का चार्ज खत्म तो नहीं हो रहा ना, चार्ज अप होना सारे, फुल बैटरी, ओके। अब बेटा अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है। हम किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बेटा, हम किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, सोर्स चार्ज की, किसकी, सोर्स चार्ज। अब बेटा चार्ज तो दो ही नेचर का हो सकता है, चार्ज तो दो ही नेचर का हो सकता है, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, दो ही नेचर का हो सकता है। अरे सोर्स चार्ज है, इसको बड़ा क्यू और छोटा क्यू लेकर अभी समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज, नेगेटिव सोर्स चार्ज, ठीक है। तो एक मान के चलो कि अपने पास ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और एक ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, दोनों के दोनों आइसोलेटेड है, इनके आसपास कोई भिनभिना नहीं रहा, कोई भी नहीं भिनभिना रहा, बिल्कुल आइसोलेटेड सोर्स चार्जेस हैं। अब बाई कन्वेंशन अगर आपको इनके फील्ड का बिहेवियर चेक करना है, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, बिहेवियर, कि वो चार्ज को कैसा अट्रैक्ट करेगी, तो आपने टेस्ट चार्ज लेना है, क्या लेना है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और बाई कन्वेंशन टेस्ट चार्ज को कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो अपन एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं, जरा अपन लाए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहां लाके रख दिया। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां लाके रखा तो किधर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, इधर लाके रखा, इधर एक्सपीरियंस करेगा, इधर लाके रखो तो इधर एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है आपका, ये कुछ इस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर टेस्ट चार्ज यहां लाके रखोगे तो वो इसके पास आने की कोशिश करेगा, इसकी विसिनिटी में किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखो तो उसका नेचर कुछ ऐसा सा होगा, वो इस सोर्स चार्ज के ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से बनाई जाती है, और ये जो फील्ड की डायरेक्शन बनाई गई है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ये क्या है, ये है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, क्या बेटा, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। फिर से बता दूं, ये जो आइसोलेटेड पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज अपन ने यहां पे पढ़ा है, ठीक है, ये जो बनाया है ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स, अब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, ये क्वेश्चन आप देखोगे पिछले 10 इयर्स के बोर्ड पेपर निकाल के देख लो, 10 साल के बोर्ड पेपर निकाल के, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है, स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
या स्केच लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज और वेरियस अरेंजमेंट्स। अभी हम वेरियस अरेंजमेंट देखेंगे और भी किस तरीके के फील्ड लाइन हम स्केच कर सकते हैं, लेकिन ये आता क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में कई बार आया हुआ है, तो गांठ बांध के नोट में ट्रिपल स्टार लगा के लिख लो कि यहां से क्वेश्चन आने की गुंजाइश काफी सर्टेन है। ठीक है, ओके। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज अब आधा तो है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो फील्ड लाइन आपको दिख रही है, अगर आप इन सारे फील्ड लाइन पर इक्वल रेडियस पर पॉइंट ड्रॉ करना शुरू कर दो, इक्वल रेडियस पर पॉइंट ड्रॉ करना शुरू कर दो, तो ये शेप को क्या बोलेंगे, सर्कल। इसको बोलेंगे स्फीयर। क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो स्फीयर बोलेंगे। तो ये जो फील्ड लाइंस है, पहले तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो तो रेडियली आउटवर्ड है, क्या है, रेडियस से बाहर की तरफ, तो इसको रेडियली आउटवर्ड बोला जाएगा। ठीक है, और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए बेटा ये है रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। और दोनों के लिए ही ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होती हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती हैं। कैसी होती हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती हैं। इनको अच्छे से स्टडी करो, देखो और मुझे कुछ चीजें बताओ। क्या आपको लगता है कि कोई दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी? आपको लगता है क्या कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी? कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, और क्या क्या इनको देखकर अपन को पता चलता है। चलो प्रॉपर्टी बनाना शुरू करें। ठीक है, क्या बनाना शुरू करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो अभी हमने आइसोलेटेड चार्जेस के बारे में देखा है, उनको देखकर हम प्रॉपर्टी, पहला तो दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबल डायरेक्शन होगी, और ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि अगर मैंने बोला ये दो फील्ड लाइन इधर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो फील्ड लाइन है इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। लाइंस ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, ये रास्ता दिखाती है किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बेटा इधर जाना, इधर जाना। अब ये फील्ड लाइन इधर को जा रही है, ये फील्ड लाइन इधर को जा रही है। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख दो, इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख दो। ये लाइन कहेगी बेटा तू इधर जा, ये लाइन कहेगी बेटा तू इधर जा, चार्ज बेचारा भटक जाएगा। ऐसा होगा नहीं, किसी पॉइंट पे चार्ज एक पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो करेगा, एक ही पाथ फॉलो कर सकता है, और इसीलिए ये केस नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, ये केस नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल से अंदर आती है, फिर मिल जाती है, क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। यहां पे अगर आप देखो, इस पॉइंट पे ये लाइन शुरू हो रही है बेटा, चार्ज के अंदर नहीं घुसेगी, चार्ज के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं घुस सकती। ठीक है, देखा है क्या, चार्ज के अंदर घुसकर देखा है आपने, कैसा लगता है? चार्ज को देखा है कभी, देख सकते हो नहीं ना? तो यहां पे ये याद रखना क्या, कि पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से फील्ड लाइन एमर्ज होती है और नेगेटिव चार्ज की सरफेस पे टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो emerges from positive charge and terminates at negative charge, terminates at negative charge. In short, do not form closed loops, closed loops नहीं बनाती।
इसको लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताया, बिकॉज ये डायरेक्शन बताती है किसका, जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को चल के जाना है। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसमें अलग अलग सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाएंगी वो जानना जरूरी है, और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हम जानेंगे। जैसे एक डाइपोल ले लो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम ले लो, तो उसके बीच में जो फील्ड लाइंस है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कोई दो सिमिलर चार्जेस हैं उनके बीच में जो फील्ड लाइंस है उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है बेटा इसके अंडर कवर होंगे। अभी मोटा मोटी आपने क्या क्या जान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है बताओ, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है बताओ, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बताओ, डायरेक्शन कैसे बताई जाएगी वो भी बताओ। ठीक है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। इन सब के बाद एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना है हर क्लास के एंड में। मैं एक छोटा सा मोटा सा, डीपीपी तो है ही है, कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो, आप तो बहुत सारा होमवर्क दे रहे हो, डीपीपी दे दो। डीपीपी तो है, वो करनी है, ये तो अपनी क्या है, ये तो गीता पुराण बाइबल सब कुछ है अपना ये। ठीक है, ये तो करना ही है। उसके अलावा होमवर्क ये है कि जब भी कोई नई क्वांटिटी आएगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आई है आज पिटारे में, तो बेटा इसकी डायमेंशन बनाते जाओ चार्ट। क्वेश्चन आता है नीट के बच्चों, डायमेंशन दी होती है, 4 डायमेंशन दे दी, बता दो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो जैसे ही आपकी किताब में कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आती है उसका डायमेंशन आप डिराइव कर लोगे। मुश्किल है क्या, कर दूं, क्या बोल रहे हो, कर दूं। MLT-2 फोर्स का हो गया। ठीक है, चार्ज का कूलम, कैट एट, याद है क्या हो जाएगा, लिख दो MALT मॉल्ट, M पे 1, A पे -1, L पे 1, T पे -3। हो गया, सिंपल था। अरे यार होमवर्क दिया था, कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो आज के लिए डीपीपी ही है, छोटा सा टॉपिक करा है क्योंकि इसके ऊपर और भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है बेटा मैं अगले लेक्चर पे लेकर आऊंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा है वैसे तो टॉपिक। ठीक है, तो अगले लेक्चर पे हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर पे हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इस लेक्चर में खाली मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है ताकि आप थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सोचना शुरू कर दो। डीपीपी पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद मिलते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच, लर्न विद अ स्माइल बिकॉज यू आर विद इजीली, और हम बड़े मजे से आसानी से इस जर्नी को कवर करेंगे। ठीक है, पर जर्नी को कवर करते करते बैटरी कहीं खत्म ना हो जानी चाहिए। ठीक है, कहीं पे हो रही है खत्म तो कोई बात नहीं, रिचार्जेबल बैटरी है आपकी, है ना। हमेशा अपने आप को चार्ज्ड अप रहो। ठीक है।